हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 3 जो है वो आज पढ़ेंगे हम लोग। उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स की, कि हम लोग किस तरह से ग्लोबल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, उनको सिक्योर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कॉमन्स किसे कहा जाता है, रिसोर्सेज को जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ना लगाए गए हों, लेकिन उनको पूरी कम्युनिटी जो है वो शेयर कर सकती है, मतलब यूज़ कर सकती है। इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं एक कॉमन रूम भी हो सकता है जिसको पूरी कम्युनिटी शेयर कर सकती है, यूज़ कर सकती है। एक कम्युनिटी सेंटर भी हो सकता है जिसको होल कम्युनिटी यूज़ कर सकती है। एक पार्क भी हो सकता है और एक रिवर भी हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि कुछ और हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ और एरियाज़ हैं, कुछ और रीजन्स हैं वर्ल्ड में जो कि किसी भी सॉवरेन जुरिस्डिक्शन के बाहर आती हैं, मतलब जो सुप्रीम ऑब्लिगेशंस लगाई जाती हैं, लिमिट्स लगाई जाती हैं, उन सभी से बाहर आती हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ पर एक कॉमन गवर्नेंस जो है वो कंट्रोल करती है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं। और इन रीजन्स को, इन एरियाज़ को क्या कहा जाता है, इन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटीज़, ठीक है, जिनको ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है, या फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी आप लोग उनको कह सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, इसमें अर्थ का एटमॉस्फेयर भी आ सकता है, अंटार्कटिका भी आ सकता है, जो कि आप लोग को यहाँ पर बॉक्स में मिल सकता है। आप लोग इसको डिस्कस कर भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि 90% जो मतलब आइस कैप है यहाँ पर, और 70% फ्रेश वाटर जो है यहाँ पर मिलता है। देन उसके बाद 36 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये ओशियन मतलब इसने कवर कर रखा है। और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पर रह सकते हैं, वॉटेवर इस तरह की चीज़ें, और कौन कौन से नेशंस जो हैं उन्होंने इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करी है, कौन कौन से इश्यूज़ यहाँ पर मतलब देखने को मिले 2002 में, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ पर बैन लगाया गया था, 1959 में भी लगाया गया था। ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेना खुद से। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि ये एक ओशियन फ्लोर भी हो सकता है, या फिर आउटर स्पेस भी मतलब इसमें इंक्लूड हो सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है जो ग्लोबल कॉमन्स होते हैं उनमें कोऑपरेट करना इतना इजी नहीं है, ये बहुत ही टफ एक हम लोग बोल सकते हैं इशू है। तो यहाँ पर बताया गया है इस जगह पर ऐसे रिसोर्सेज में बहुत सारे एग्रीमेंट्स आते हैं जो हमारे पाथ को ब्रेक करते हैं। 1959 में एक अंटार्कटिक ट्रीटी हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे मतलब लिमिटेशंस लगाई थी कि आप लोग फिशरीज़ नहीं, मतलब फिशरी नहीं कर सकते हो वहाँ पे, मतलब फिशिंग की हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें। ठीक है। तो 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, 1991 में अंटार्कटिक इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल हुआ। ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हुए, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हुए जिसमें बहुत सारे नेशंस ने सिग्नेचर किए कि कोई भी अननेसेसरली इन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करेगा जो आप लोगों को अंटार्कटिक रीजन से प्रोवाइड हो रहे हैं। तो उस टाइम पर देखा गया ये एक बहुत बड़ा एक इकोलॉजिकल इशू जो था वो मतलब रिलेट हो रहा था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो देखने को मिल रही थी कि बाद में हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। और कॉमन इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं वो मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठा करना शुरू किया। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, बहुत सारी रिसर्च करी जिससे उनको ये पता चला कि अंटार्कटिक रीजन में क्या हो चुका है। उन्होंने डिस्कवरी करी कि ओजोन होल हो गया है। ओजोन होल जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर में ही शामिल होता है, जो एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है, जो यूवी रेडिएशंस को मतलब डायरेक्टली अर्थ पर आने से कंट्रोल करता है। तो उसमें देखा गया कि उस ओजोन लेयर में होल हो चुका है। कब देखा गया है,
1980s में देखा गया, जिससे हम लोग को ये पता चला कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और कहीं ना कहीं डेंजर भी है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हमारे सामने बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो जाए या फिर वो उसमें छेद हो जाए, उससे स्किन कैंसर वगैरह वाली ये जो रैशेज़ वगैरह होते हैं मोस्टली, तो ये सारी चीज़ें जो है स्किन डिजीज़ जो है वो मोस्टली देखने को मिल सकती हैं। तो आजकल आप लोग को पता है कि आए दिन हर किसी को स्किन रैशेज़ या स्किन एलर्जीज़ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लियर है? द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें जो कि आउटर स्पेस की है, जिसमें ग्लोबल कॉमन्स आते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, उन एरियाज़ को, उन रिसोर्सेज को मैनेज करना होगा, उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना होगा ताकि फर्दर उनका यूज़ किया जा सके। अब यहाँ पर क्या बताया गया, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज़ की वजह से हो रहा है, ग्लोबल कॉमन्स की मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है और साथ में जो ओशन फ्लोर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ही क्रूशियल इशू रहा है टेक्नोलॉजी के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ओशन फ्लोर में ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप करी जाती हैं या फिर उसके नियर बाय डेवलप करी जाती है ताकि वो अपना वेस्ट जो है वो डिस्पोज कर सकें, इस तरह की चीज़ें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन एक्टिविटीज़ जो ये एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए और क्या किया जाए, जो ये ग्लोबल कॉमन्स है उनका बेनिफिट लिया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया गया है कि जो भी आउटर स्पेस में रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल यूज़ जो है वो सभी नेशंस कर सकें और फ्यूचर में भी वो हम लोगों को उतना ही यूज़ करना है जितना कि हमारे लिए नेसेसरी हो, और आज भी हम लोग उसे यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन्स भी उनको यूज़ कर सकें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।